तो आज हम आए हैं रुद्रप्रयाग जिले में। आपको रुद्रप्रयाग के बारे में थोड़ा बता दूं कि उत्तराखंड के 13 जिलों में से एक रुद्रप्रयाग जिला है, जो कि हाल ही में बना है, पर वैसे टाइम काफी हो गया है। और 70 सीटों में से एक रुद्रप्रयाग सीट विधानसभा की जो है, वहाँ पे चौधरी जी विधायक हैं। तो उनके बारे में हमने कुछ सुना था कि बड़े कार्यकुशल आदमी हैं। तो हमने अपने इस पत्रिका कार्य करते हुए पहली बार सुना है कि यहाँ के जो विधायक हैं, इन्होंने वोट किस तरह मांगी। घर घर जाकर के अकेले डंडा हाथ में लेके इन्होंने वोट मांगी और कामयाब हुए और विधायक की सीट हासिल की। इन्होंने एक उत्तराखंड के अंदर विधायक चुनाव में मिसाल कायम की है। ऐसे आदमी से हर किसी को प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है तो आप खुद सोचिए कि उसकी भावनाएं कैसी होंगी और कार्यकाल भी कैसा चलेगा। सबको अच्छी उम्मीद होती है। अगर आपने चुनाव में किसी को पैसा दिया, घूस दिया, खिलाया पिलाया और सीट हासिल कर ली, तो पहले तो वो अपना कोटा पूरा करेगा, विकास कार्य तो बाद में करेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति से हर किसी को उम्मीद होती है जो विकास कार्य करेंगे। तो हम थोड़ा उनसे पूछना चाहते हैं कि आप बिल्कुल नज़दीक चार धाम यात्रा आने वाली है, उन्होंने अपने क्षेत्र में रुद्रप्रयाग जिले में क्या क्या यात्रियों के लिए सुविधा दे रखी है। पार्किंग की सुविधा है, स्वास्थ्य की सुविधा है, ठहरने की सुविधा है, और उनके अंडर में नगर पालिका है, जिला पंचायत है, डीएम साहब है, उनके साथ में उनका तालमेल किस तरह है, वो क्या क्या कर रहे हैं, सारा कुछ बताएंगे। और जो हमने देखा आते हुए वो भी उनसे कहेंगे, भाई हमें तो कुछ वहां पर ऐसा लगा, उसको आप ठीक कीजिए। तो आपका अधिक समय न लेकर के हम आपकी मुलाकात उन्हीं से करते हैं, विधायक जी से। आइए चलिए उन्हीं के पास चलते हैं। चौधरी जी, बहुत शुभकामनाएं आपको भी। धन्यवाद, और धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और आपने आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने हमारे चैनल को समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमसे धन्यवाद। थोड़ा आपसे एक जानना चाहते हैं कि सबसे पहले हमने आपके बारे में सुना है कि आपने जो चुनाव लड़ा, वह घर घर जाके एक एक व्यक्ति से, एक एक वोटर से वोट मांगी और सीट हासिल की। हाँ, ये बात सुन के हमें बड़ा अच्छा लगा कि अगर प्रत्याशी इस तरह वोट मांगे तो हर किसी को उम्मीद होती है कि विकास कार्य करेगा। तो उसका आपका ये सफर, चुनाव सफर कैसा रहा, हमारी जनता जानना चाहती है। देखिए, मुझे बहुत लंबे संघर्षों के बाद, 25 साल के संघर्षों के बाद 2017 में पहली बार ब्रेक थ्रू मिला, जनता का आशीर्वाद मिला। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे मैं विधायक रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से चुना गया। और मेरी कोशिश रही कि 5 साल का जो मेरा कार्यकाल था, मैंने जनता से सीधा संवाद स्थापित करने का प्रयास किया, और उसी का परिणाम था कि बहुत खट्टे मीठे अनुभव भी उन 5 सालों में मुझे हासिल हुए। लेकिन चुनाव परिणाम से पहले बहुत सारी बातें हमारे विरोधियों के द्वारा और मीडिया के द्वारा, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो लोग रखते हैं उनके द्वारा बहुत सारे प्रचार दुष्प्रचार किए गए। लेकिन उसके बावजूद रुद्रप्रयाग की जनता ने 2017 की अपेक्षा अधिक वोट दे करके इस बार मुझे दोबारा उत्तराखंड की विधानसभा में भेजा। तो मैं समझता हूँ कि पिछले 5 सालों में जो काम हमने किए हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नहीं भी हो पाए, क्योंकि सारे काम साल के कार्यकाल में कर पाना संभव नहीं होता है। और आज क्योंकि जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो सभी अपेक्षाओं पे खरा उतरना मुझे नहीं लगता है कि किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए संभव है। लेकिन टोटलिटी में अ, बहुसंख्यक जनता ने अपना समर्थन दिया, तो उसका यही अर्थ हम लगा सकते हैं कि बाय एंड लार्ज जनता हमारे कार्यों से संतुष्ट रही। और आगे भी ये प्रयास रहेगा, आने वाले जो 4 साल अब बचे हैं
एक साल के अंदर कुछ काम है जो हुए हैं इस क्षेत्र में, वो भी मैं तफसील से आपको बताऊंगा। आपने स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की। जब मैं 2017 में विधायक बना था तो रुद्रप्रयाग का जो जिला चिकित्सालय है उसमें महज 8 डॉक्टर थे। आज 28 डॉक्टर वहाँ पे कार्यरत है। पिछले 5 साल के कार्यकाल में हमने ब्लड बैंक की वहाँ पर स्थापना की, कार्डियक यूनिट की स्थापना की, जेट्रिक वार्ड जो बुजुर्गों के लिए होता है उसकी स्थापना की, 5 जो है डायलिसिस मशीनें गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के सौजन्य से जिला चिकित्सालय में स्थापित की गई। एक डिजिटल एक्सरे मशीन जो कि 1,80,00,000 की लागत से लगी है, अभी अभी लगी है। उसके अलावा लेप्रोस्कोपिक जो ऑपरेशन दूरबीन विधि से ऑपरेशन होते हैं उसके लिए लेप्रोस्कोपिक मशीन 22 लाख की लागत से विधायक निधि से हमने कराई थी। और इन सब से बढ़ करके जो शंकराचार्य माधवाश्रम चिकित्सालय कोटेश्वर में था, जो कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य माधवाश्रम जी द्वारा स्थापित किया गया था, उसका अधिग्रहण ये यूं कहें कि उनके ट्रस्ट के द्वारा वो उत्तराखंड सरकार को दान दिया गया। लगभग 20 करोड़ की वो संपत्ति है। 1700 लीटर प्रति मिनट की क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट हमने कोविड काल के दौरान जिला चिकित्सालय में स्थापित किए, और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। इतने छोटे जनपद में 1700 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की क्षमता के हमारे पास प्लांट आज मौजूद है। कोविड के दौरान 250 बेड का कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो कि जिसमें कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, उसके अलावा जर्मन हैंगर लगाकर हायर करके हमने यहाँ पर स्थापित किए। तो मैं कह सकता हूँ कि चिकित्सा के क्षेत्र में पिछले 5-6 साल में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। परफेक्शन कहीं नहीं होता है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सब कुछ हो चुका है। अभी भी बहुत संभावनाएं हैं, अभी भी बहुत गुंजाइश है, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान बहुत तेजी से उन्नति कर रहा अभी है। अभी आपके संज्ञान में क्या क्या कार्य ऐसे हैं कि जो आप चाह रहे हैं कि मैं इनको पूरा करूंगा, इनको पूरा करूंगा? कुछ देखिए, जहाँ तक टारगेट होता है? स्वास्थ्य विभाग का सवाल है, अभी सीटी स्कैन मशीन हमारे चिकित्सालय में लगनी शेष है। उसके लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूँ और मुझे उम्मीद है कि अगले 5-6 महीने के अंदर सीटी स्कैन मशीन भी हमारे जिला चिकित्सालय में उपलब्ध हो जाएगी। इसी साल हमने नर्सिंग कॉलेज की स्थापना कोटकी में की है। मेरे ख्याल से जिले के जो नौजवान नवयुवतियां हैं उनके लिए उनके फ्यूचर के लिए एक मील का पत्थर ये साबित होगा आने वाले समय में, क्योंकि हमारी जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है वो तेजी से ग्रो कर रही है, तेजी से विकसित हो रही है। और नेशन वाइड, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि ग्लोबल डिमांड जो है इस समय हॉस्पिटलिटी सेक्टर में है। तो नर्सिंग कॉलेज एक बड़ा मील का पत्थर इस दिशा में स्थापित होगा। इसके अलावा हमारा नीकू और पीकू वार्ड इस समय जो शंकराचार्य माधवाश्रम चिकित्सालय है का परिसर है उसमें निर्माणाधीन है, और बहुत जल्दी वो भी बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि अगर कंपैरेटिव टर्म्स में हम देखें, तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें, तो पिछले 5-6 सालों में काफी काम जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में। सड़कों का जहां तक सवाल है, ये स्थिति आ चुकी थी पिछले कार्यकाल में कि लोगों ने मुझे सड़क पुरुष तक की संज्ञा दे डाली, और मैं बहुत संतुष्ट हूँ
कि बहुत सारी सड़कें, लगभग 250 किलोमीटर की नई सड़कें जो है वो पिछले कार्यकाल में मेरी विधानसभा क्षेत्र में बनी। और अगर अपवाद स्वरूप एक दो गांवों को हम छोड़ दें तो मैं ये कहने की स्थिति में आज हूँ कि लगभग 100% कनेक्टिविटी हमने हासिल कर ली है। बहुत सारे गांव हैं जिसमें मल्टीपल कनेक्टिविटी को लेकर के उनकी डिमांड है, तो उस दिशा में भी हम काम कर अच्छा, मैं अभी हमने भ्रमण किया आपका रुद्रप्रयाग से, आपका वो चिरौबगढ़ से आपका क्षेत्र लग जाता है और ऊपर कुंड तक। रहे हैं। जी मैं ऊखी मठ भी भ्रमण किया मैंने। जी, मेरा और क्षेत्र जो है तिलवाड़ा कुंड तक, रामपुर तिलवाड़ा भीलवाड़ा तक है। रामपुर ये चिरौबगढ़ तो आपके उसमें आता है, रामपुर वहाँ पे तो कंडीशन बहुत खराब है, आधा पैदल भी नहीं चल सकता, इतनी बुरे हाल है। उसके बारे में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि हर कोई उत्तराखंड यात्रा के लिए आ रहा है हिंदुस्तान के कोने कोने से, और फिर तो वो तो यही कहेगा यहाँ का विधायक ने ये रोड नहीं बनाई। अब ये तो अंदरूनी बात विधायक साहब जानते हैं कि किस ढंग से बनानी है, क्या क्या हो रहा है, कितना समय लगता है, एकदम से तो बनती है नहीं। मैं उसका जवाब आपको दूंगा। देखिए, वो एनएच नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे का जो प्रोजेक्ट है आप देख रहे हैं कि 12,000 करोड़ की लागत से हमारी ऑल वेदर रोड का काम जो है वो वॉर फुटिंग पे चल रहा है। और वहां पर जो डाइवर्जन बन रहा था, जो बाईपास बन रहा था, जिसमें 3 पुल लग रहे हैं, तो जब उनका काम शुरू हुआ था तो उस समय ये उम्मीद की गई थी, उसको जो टाइम दिया गया था ठेकेदार को, उसके हिसाब से अब तक बाईपास को बन करके तैयार हो जाना चाहिए था। और इसीलिए इसका जो डीपीआर है, जितना पोर्शन जो आपने 2 ढाई 3 किलोमीटर का स्ट्रेच जो आपने देखा है, वो इसलिए उपेक्षित रह गया कि ये उम्मीद की जा रही थी कि 2023 तक हमारा बाईपास बन करके तैयार हो जाएगा, लेकिन ठेकेदार की कुछ कमियों की वजह से बाईपास में अननेसेसरी वो डिले हो गया है। तो इसलिए अब उसका डीपीआर बना के शासन में भेज दिया और हम बहुत जल्दी उम्मीद कर रहे हैं कि उस पे जो है युद्ध स्तर पे काम करके यात्रा सीजन तक उसको तैयार कर दिया। और यहाँ रुद्रप्रयाग शहर के अंदर यात्रियों के लिए आपने क्या क्या सुविधाएं करके? देखिए, रुद्रप्रयाग शहर में विस्तार की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन यहाँ पे गढ़वाल मंडल विकास निगम का एक पर्यटक आवास गृह है, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का एक विश्राम गृह है। उसके अलावा अभी जो संगम है, संगम पे हमने आरबीएनएल की जो R&R की पॉलिसी है, उसके अंतर्गत एक बड़ा वहाँ पे विश्रामालय जो है, वो देश विदेश से जो पर्यटक यात्री वहाँ पर आते हैं उनके लिए वहाँ पे निर्माण किया गया है। और बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें इतनी जमीन उपलब्ध नहीं होती है कि बहुत कुछ इसमें किया जा सके, लेकिन फिलहाल जो निजी क्षेत्र के भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे लॉज बनाए हैं, तो पूरी तरह से यात्रा के लिए शहर तैयार है। तो स्वास्थ्य के बारे में सोचा, कुछ कुछ किया है स्वास्थ्य के लिए? स्वास्थ्य के बारे में तो मैं सारा कुछ बता रहा था आपको कि स्वास्थ्य जिला चिकित्सालय में नहीं, यात्रा सीजन के लिए कोई यात्रा सुविधा? सीजन के लिए पूरी तरह से पूरी तैयारी है। और इस समय जो है उसके लिए अतिरिक्त चिकित्सकों की व्यवस्था की गई है। और रुद्रप्रयाग से लेकर के अगस्त मुनि को भी अपग्रेड किया गया है, अगस्त मुनि में भी सर्जन की व्यवस्था की गई है। तो पिछले साल क्योंकि एकाएक बहुत बड़ी तादाद में यात्री आए, तो उससे कुछ अनुभव लेकर के इस बार उन सारी स्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार ये, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप राजनीति में आपको कितना समय हो गया और पहले आप किन किन पदों पर रह चुके हैं? है। ऐसा है, मैं
पहली बार 1985 में अपने यहाँ की जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मिनी बैंक, उसके अध्यक्ष के पद पे मनोनीत हुआ 1985 में। 1988 में मैं ग्राम प्रधान बना। 1990 में मैं जिला परिषद चमोली का सदस्य रहा और 1993 में मैंने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा। उस समय उत्तर प्रदेश में हम लोग हुआ करते थे। 1996 में मैंने दूसरा चुनाव लड़ा। 2002 में कांग्रेस के टिकट पे उत्तराखंड की पहली विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2007 में रुद्रप्रयाग विधानसभा से फिर चुनाव लड़ा। 2012 में फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और दुर्भाग्य से पांचों चुनाव में मुझे सफलता हासिल नहीं हुई। 2017 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे मुझे विधानसभा में जाने का मौका मिला और दूसरी बार 2022 में विधानसभा में पहुंचा हूँ। उसके अलावा बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं से मेरा सरोकार रहा है। बहुत सारी एनजीओ से मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ। देहरादून में मैंने एक सहकारी समिति की भी स्थापना की, उसका भी मैं अध्यक्ष रहा। तो इस तरह से अगर देखें तो मुझे लगभग 40 साल का समय जो है वो चुनावी, जो जिसको कहते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हो चुका है। और वैसे जहां तक मुझे याद है 1980 के बाद यहाँ तक कि 1980 के चुनाव में भी किसी न किसी रूप में हम सक्रिय रहे हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि लगभग 42-43 साल का, 4 दशक का जो है हो चुका है। राजनीतिक सफर जनप्रतिनिधि ग्राम सभा स्तर से हो, जिला स्तर से हो, राज्य स्तर से हो, अगर जनता का सहयोग मिलता रहे तो आदमी का मनोबल कार्य करने का बढ़ता है। तो आपको अपनी क्षेत्र से सहयोग मिलता है या जनता का सहयोग मिलता है? हाँ, बिल्कुल, बिना जनता के सहयोग के कैसे आप 2 बार विधायक बन सकते हैं। जनता का सहयोग मिलता है, इसीलिए दूसरी बार भी मुझे बहुत अच्छे वोटों से जीत हासिल हुई है। और जब मैं नहीं भी मुझे सफलता मिली तो कुछ खास क्षेत्रों में मुझे बहुत अच्छा समर्थन हासिल होता रहा। बेशक कुछ नए क्षेत्र उसमें थे जहाँ अपनी पहचान बनाने में मुझे समय लगा, लेकिन आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक जनप्रतिनिधि के नाते लगभग सभी लोगों से मेरा संवाद लगातार निरंतर बना रहता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जनता का पूरा सहयोग मुझे मिलता रहता है। राजनीति में आपके विरोधी भी होते हैं, वो भी अपने स्तर से निरंतर प्रयास करते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो जनता का बहुत अच्छा सहयोग मुझे हासिल है। राजनीति में छोटे स्तर पे हो, ग्राम सभा स्तर हो, चाहे पार्लियामेंट स्तर पे हो, तो अगर आदमी उम्मीदवार जनता से जुड़ा रहे, उनके सुख में दुख में साथ निभाता रहे, हर समय उनके बीच में रहे, पूछता रहे, तो चुनाव तो आते जाते रहते हैं। ये तो 5 साल का होता है और उसका मनोबल बढ़ता है और अगले चुनाव में पूरा उसको कामयाबी मिलती है। तो आप भी चौधरी जी के विचारों से आप लोग अवगत हो गए होंगे। तो ये थे रुद्रप्रयाग के विधानसभा के उम्मीदवार चौधरी जी। और अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। जरूर जरूर, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को जो इसको देखेंगे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि दूसरी बार उन्होंने अपने पूर्णकालिक सेवक के रूप में
मुझे सेवा का मौका दिया है। और जैसे पिछले कार्यकाल में मैंने पूरे प्रयास किए क्षेत्र के विकास के लिए, इस कार्यकाल में भी उसी समर्पण के साथ मैं प्रयास करूंगा जनता की सेवा। तो अभी आप लोगों ने रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री चौधरी जी के विचारों से अवगत हो गए होंगे। अगर सभी उम्मीदवार इस तरह के विचार रखें तो उत्तराखंड में अवश्य ही विकास हो सकता है। इतना ही हम कहना। तो उत्तराखंड में तो सभी विधायकों से हमारा भी अनुरोध होता है कि अगर चौधरी जी जैसे विचार सभी रखें तो जरूर उत्तराखंड का विकास हो सकता है। फिलहाल यहीं पे विराम देते हैं। मैं हूं परमानंद कुरेती।